जी सेक्शन 25 है प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर का। इसका सब सेक्शन 1 पढ़ने जा रहा हूँ। लिखा है कि अ पर्सन शैल बी अलाउड अ डिडक्शन फॉर एनी प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन, कि कोई भी जो टैक्स पेयर है वो जैसे अपने दूसरे एक्सपेंसेस को अपने इनकम में से माइनस करता है, इसी तरह से वो अपने प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर को भी माइनस करेगा। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि होता क्या है कि जब आप अपने इनकम में से एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं तो आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाती है। मतलब अगर वो 100 रुपीज़ है तो आपने अपने एक्सपेंसेस को उसमें से माइनस कर दिया तो आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगी। इसी तरह से सेक्शन 2 में कह रहा है कि प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर शैल बी अमोर्टाइज्ड ऑन ए स्ट्रेट लाइन बेसिस। स्ट्रेट लाइन बेसिस के ऊपर बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। आपने इसी वीडियो में आगे चल के मैं आपको बताऊंगा स्ट्रेट लाइन बेसिस क्या होती है और साथ में आपको एग्जाम्पल भी दूंगा। बहरहाल इसका जो सबसेक्शन पार्ट 3 है थर्ड स्केड्यूल का, वो हमें रूल बताता है कि आप स्ट्रेट लाइन बेसिस को यूज़ करते हुए किस तरह से अपने एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे। अब सबसेक्शन 3 में वो कह रहा है कि द टोटल डिडक्शन अलाउड अंडर दिस सेक्शन इन अ करंट ईयर and all previous year in respect of an amount of pre-commencement expenditure shall not exceed the amount of expenditure। कि आपने कोई प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर किया है, अगर फ़र्ज़ करें आपने 1 लाख रुपए का एक प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर किया है तो आपकी जो अमाउंट है डिडक्शन की वो 1 लाख से बढ़नी नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने 1 लाख रुपए की मद में कोई प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर किया और आप हर साल उसे यूज़ कर रहे हैं और वो 1 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाते हैं एट द सम आफ्टर सम ईयर्स। तो ऐसा नहीं है। जब आपका प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर अपने असल वैल्यू को, जो उसकी कॉस्ट थी, उसको पहुंच जाएगा, उसके बाद आप उसका जो प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर है वो उसके बाद आप अपनी इनकम में से माइनस नहीं कर सकते। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर होता क्या है जी। उसने कुछ एग्जांपल्स भी दी हुई हैं कि आप कोई प्रोटोटाइप ट्रायल बेस पे प्रोडक्शन करते हैं, इवन कि फिजिबिलिटी स्टडीज़ भी अगर है तो ये तमाम चीज़ें आपकी प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर में शामिल होती हैं। प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर में जो चीज़ शामिल नहीं है अब वो है जी आपकी एक्वायरिंग ऑफ लैंड। इसके अलावा वो तमाम दूसरे एसेट्स जिनको आप सेक्शन 22 या 24 में एमोर्टाइज या डिप्रिशिएट करते हैं, वो भी आपके इसमें शामिल नहीं होते। प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो कि आप अपना बिजनेस शुरू करने के वक्त करते हैं ताकि आप उससे एक टैक्सेबल सॉरी टैक्सेबल एक्टिविटी को जनरेट कर सकें। तो ये तमाम एक्सपेंडिचर्स जो होते हैं इनको प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर बोला जाता है। इसमें आपके प्रोटोटाइप का बनाना, आपके ट्रायल प्रोडक्शन और आपकी फिजिबिलिटी स्टडीज़ भी इसमें शामिल है। नहीं शामिल है तो अगर आप कोई लैंड वगैरह परचेज़ करते हैं तो वो उसमें शामिल नहीं है। ठीक है जी, प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर की आपको समझ आ गई है। अब हम सेक्शन 4 पढ़ते हैं।
सब सेक्शन 4 इसका क्या कह रहा है? सब सेक्शन 4 कह रहा है कि जी no deduction shall be allowed under this section where a deduction has been allowed under another section of this ordinance, कि इसी ऑर्डिनेंस में आपको किसी और मद में कोई डिडक्शन मिल रही है और आप वहाँ से भी डिडक्शन अलाउ कर रहे हैं या डिडक्शन का फ़ायदा उठा रहे हैं, अपने एक्सपेंसेस को बढ़ा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। अगर आपने एक दफ़ा किसी भी किस्म के एक्सपेंस को यूज़ कर लिया अपनी इनकम को कम करने के लिए ताकि आपकी टैक्सेबल लाइबिलिटी कम हो सके, तो आप उसी एक्सपेंस को प्री कमेंसमेंट में डालकर दोबारा क्लेम नहीं कर सकते। ऐसा नहीं आप करेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि स्ट्रेट लाइन बेस क्या होती है और इसके साथ में आपको मैं एग्जांपल भी दूंगा। तो प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर का जो आइडिया था वो मैंने आपको ऑलरेडी पहले दे चुका हूँ। साथ में मैंने आपको ये भी बता दिया है कि आपने जो सेक्शन 24 के अंदर अमोर्टाइज या डिप्रिशिएट एसेट्स होंगे उनको आप प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर में क्लेम नहीं करेंगे, बल्कि प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर में सिर्फ वही एसेट्स क्लेम किए जा सकते हैं कि जो ना तो सेक्शन 22 या 24 में आते हों, ना ही इसी ऑर्डिनेंस के किसी और जगह पे क्लेम किए जा सकते हों। सिर्फ और सिर्फ प्रोटोटाइप्स, ट्रायल प्रोडक्शन, फिजिबिलिटी स्टडीज़, ऐसी जो चीज़ें हैं, फर्नीचर्स वगैरह भी क्योंकि आपके अमोर्टाइज में आ जाते हैं, वो भी इसमें काउंट नहीं होंगे। तो ये वो चीज़ें हैं जो आगे आपके प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर में आती हैं। हाँ, इसमें रॉ मटेरियल भी शामिल नहीं होगा। अब बात करेंगे हम स्ट्रेट लाइन बेसिस पे कि स्ट्रेट लाइन बेसिस क्या होते हैं। स्ट्रेट लाइन बेसिस के बारे में आपको बताता चलूँ जी। स्ट्रेट लाइन बेसिस इज अ मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, आल्सो नोन एज स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन। ये सबसे सिंपल वे होता है किसी भी एसेट की आपकी डेप्रिसिएशन वैल्यू को मालूम करने का। डेप्रिसिएशन वैल्यू को स्ट्रेट लाइन बेसिस पे कैसे मालूम करते हैं, ये मैं अब आपको आइडियाज़ का देने लगा हूँ। इसके मुताबिक जो आपका कोई भी एक एसेट है उसकी जो कॉस्ट है उसमें से आपने जो उसकी साल्वेज वैल्यू है, अब साल्वेज वैल्यू क्या है? साल्वेज वैल्यू ये है कि कोई भी एसेट है वो 5 साल बाद, 10 साल बाद या से कुछ किसी भी साल बाद उसकी एक वैल्यू आ जाती है जिससे उसकी वैल्यू कम नहीं होती। मतलब एक चीज़ है जो कि आपने 1 लाख रुपए की ली, अब 10 साल बाद वो चीज़ जो है वो 10,000 से कम नहीं हो सकती किसी भी सूरत में, तो वो उसकी साल्वेज वैल्यू है। अब उसकी कॉस्ट में से आपने उसकी साल्वेज वैल्यू को माइनस कर देना है और उसको डिवाइड करना है उसकी टोटल जो लाइफ है वो 5 साल है या 10 साल है उसके मुताबिक। क्योंकि इस ऑर्डिनेंस में स्केड्यूल 3 में पार्ट 3 में बता दिया गया है, रूल दे दिया गया है कि आपने कैसे स्ट्रेट लाइन बेसिस को यूज़ करते हुए एक्सपेंस को जो है वो आपने क्लेम करना है। तो स्ट्रेट लाइन बेसिस का आपको ये चीज़ तो समझ आ गई। इसके अलावा ये है कि स्ट्रेट लाइन बेसिस जो है ना वो सबसे सिंपलेस्ट वे है आपका ये डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन को मालूम करने के लिए। उसकी कॉस्ट में से आप माइनस कर देंगे उसकी साल्वेज वैल्यू को और जितने अरसा लाइफ आप समझते हैं उसकी उसमें से उसको डिवाइड करेंगे। जो आंसर आपके पास आएगा वो आपका एक्सपेंस होगा प्री कमेंसमेंट, और वो आप इसी तरह से ईयर बाय ईयर यूज़ करते रहेंगे। अब मैं आपको स्ट्रेट लाइन की एक एग्जांपल भी देता हूँ
ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो जाए। अच्छा जी, स्ट्रेल एंड बेसिस का अज्यूम कर लेते हैं कि एक कंपनी है, उस कंपनी ने 1,05,000 रुपये का कोई एक आइटम ख़रीदा या कोई इक्विपमेंट ख़रीदा और उसकी जो साल्वेज वैल्यू है वो है 5,000 रुपया। तो क्या होगा, जो 1,05,000 है उसमें से आप माइनस कर देंगे 5,000, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो है डेफिनेटली 1,00,000। इस 1,00,000 को आप डिवाइड करेंगे 5 साल पे या 10 साल पे, तो हम एज्यूम करते हैं कि हम उसकी जो लाइफ है उसको हम 10 साल एज्यूम कर लेते हैं। तो जब 1,00,000 को सॉरी 1,00,000 को जब हम 10 पे डिवाइड करेंगे 10 सालों पे, तो वो 10,000 रुपया आएगा। तो प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर जो इसमें हमें नज़र आ रहा है वो क्या है, वो है 10,000 रुपया। हर साल आप 10,000 रुपया प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर के तौर पे आप अपने एक्सपेंस में डाल सकते हैं और अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम कर सकते हैं। ये आप करेंगे कब तक? बिल्कुल, अगर आप फ़र्ज़ करें, ये स्ट्रेट लाइन बेसिस तो है जी, ये फार्मूले के तौर पे, लेकिन जो ऑर्डिनेंस है उसका रूल जो है ना वो स्केड्यूल 3 में बता दिया गया है। इसमें ये कहता है कि आप इसको तब तक उसको डिप्रिशिएट करेंगे जब तक कि वो उसकी वैल्यू कम होते होते, मतलब 80,000, 70,000, 60,000 होते होते वो 5,000 तक नहीं आ जाती। जैसे ही वो 5,000 तक आ जाएगी, उसकी डेप्रिसिएशन प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर ख़त्म हो जाएगा, उसको आप मज़ीद क्लेम नहीं कर सकते। ये था दोस्तों स्ट्रेट बेसिस का आइडिया, प्री कमेंसमेंट सेक्शन 25 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कोई भी अगर क्वेश्चन है तो वो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। इंशाल्लाह ताला मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके तमाम क्वेश्चन को मैं उनका आंसर दे सकूँ। कल तक के लिए इजाज़त दें। कल इंशाल्लाह ताला सेक्शन 26, 27 पढ़ेंगे। तो दुआओं में याद रखिएगा जी। द 4 पिलर स्किल्स सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।